सर्जिकल स्ट्राइक के तहत एक साल पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंप को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था। पठानकोट, पुंछ और उरी में जब पाकिस्तान ने अपनी हद पार की तो बदले में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से इसका करारा जवाब दिया। पिछले साल 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने LOC पार करके आतंकी लॉन्च पैड पर हमले किए थे। सर्जिकल स्ट्राइक में करीब 50 आतंकी मारे गए थे और कई आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह भी हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार ने पैरा कमांडोज के ऑपरेशन की कहानी शेयर की थी। सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा रेजिमेंट के 4थे और 9वीं बटालियन में शामिल एक कर्नल, 5 मेजर, 2 कैप्टन, 1 सूबेदार, 2 नायब सूबेदार, 3 हवलदार, 1 लॉन्स नायक और 4 पैरा ट्रूपर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मेजर रोहित सूरी के नेतृत्व में 28 और 29 सितंबर की रात 8 कमांडोज की टीम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रवाना हुई। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले मेजर सूरी ने पूरे इलाके की रैकी कर जवानों को इंतजार करने को कहा। सुबह 6 बजते ही भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में करीब 50 आतंकी मारे गए थे और कई आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए थे। You know, what is the army's level of preparedness if terrorists can come and strike you like this? What is going to be your response to all this? Are you just going to take it lying down? So I think that message, to the Indian public also needed to go that yes, here is your army, it's capable of taking a decisive action. सर्जिकल स्ट्राइक से जहां आतंकियों और पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, तो वहीं दूसरी ओर देखते ही देखते इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर जहां भाजपा ने वाहवाही बटोरना शुरू किया, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। कांग्रेस ने इससे पहले भी भारतीय सेना द्वारा ऐसे कई ऑपरेशन अंजाम देने की बात कही, तो केंद्र सरकार ने पैरा कमांडोज के ऑपरेशन की कहानी ही शेयर कर दी। वहीं हाल ही में म्यांमार बॉर्डर पर जाकर भी सेना ने ऑपरेशन किया था, जिसमें कई नगा उग्रवादी ढेर हुए थे। इससे पहले भी भारतीय सेना ने इस तरीके के कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। हालांकि सेना ने इसे सर्जिकल ऑपरेशन मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण है। आज से ठीक एक साल पहले भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान आज भी खौफ में है, लेकिन सीमा पार से देश में हो रहे आतंकी हमलों को रोकना अब भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक ठीक एक साल पहले। हम ये कहेंगे कि उन जांबाज वीरों को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने वहां जाकर के और पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जहां पे टेररिस्ट कैंप चल रहे थे, वहां जाके ध्वस्त किए। ये करीब 7 जो कैंप थे, उन बेस को जाकर के नष्ट किया गया। और उसके बाद जिस तरह से हमारे शौर्य की गाथा यहां लगातार चलती रही, और कहा जा रहा था कि ये इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान को पता इस तरह के स्ट्राइक का पहली बार चला कि ऐसे स्ट्राइक भी की जाती है। हालांकि उससे ठीक पहले म्यांमार में जो आतंकवादियों को उग्रवादियों को मार गिराया गया था, ठीक उसी के बाद ये घटना थी। तब भी रक्षा मंत्री उस वक्त के पर्रिकर ने कहा था कि अब पड़ोसी मुल्कों को भी समझ जाना चाहिए, लेकिन उड़ी और पठानकोट हमला जिस तरह से किया गया था, उसके बाद इस तरह का ऑपरेशन जरूरी हो गया था। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हैं, भाजपा से अमित गोयल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह सेवानिवृत्त वो हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मामला था ठीक एक साल पहले तो हुआ, लेकिन इसका राजनीतिकरण भी किया गया था। देखिए, राजनीतिकरण का कोई विषय नहीं है। सबसे पहली बात है कि देश की सेना को सलाम। ये देश की सेना का साहस था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि देश के नेतृत्व ने ऐसी इच्छा शक्ति जाहिर की और इस तरह की परमिशन उनको दी। आज से पहले जब देश में गोली चलती थी कश्मीर के अंदर, तो आतंकवादी की ओर से या पाकिस्तान की तरफ से, तो दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, भाई उसका जवाब देना है या नहीं देना। 2 दिन उसी में निकल जाते थे।
अब तो उनको स्पष्ट ऑर्डर है कि अगर आपके ऊपर कोई गोली चलती है तो एक गोली चलती है तो 4 चलाइए। आज दिल्ली को पूछने की आवश्यकता नहीं है सेना को हर काम अपने समझ से और अपने स्तर पर निर्णय लेना है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सेना का मनोबल कितना ऊंचा है। जी संगीता जी, उस वक्त राजनीति की गई थी कि सेना की स्ट्राइक पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और तर्क ये दिए जा रहे थे कि जब हिंदुस्तान में इस बात का मैसेज दिया जाने लगा कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कांग्रेस सहित तो विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक रही हैं, ये डिफेंस के ऑपरेशन से हैं, इन्हें हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और काफी इस पर सियासत भी गरमाई, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। कि आज भी उसी तरह से सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सबसे पहले तो मैं उरी और पठानकोट हमले के बाद में भारतीय सेना ने जो जोश, जुनून और जज्बा दिखाया, उसके तहत जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके जज्बे और जोश और जुनून को मैं सलाम करती हूँ। लेकिन भाजपा ने इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस तरीके से राजनीतिकरण किया, वो किसी से छिपा नहीं। कि यूपी चुनाव के दौरान आपने देखा कि एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक यानी सेना का चिन्ह और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो फोटो लगा के यूपी में जो चुनाव प्रचार किया गया, ये निश्चित रूप से शर्मनाक था। क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेना को कहीं पर भी राजनीतिक पार्टी अपने पोस्टर में स्थान देती हो, क्योंकि सेना का अपना एक अलग वजूद है, अपना एक कहना चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उनका जो वजूद है, उसको हम पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चूंकि भाजपा की ये कहना चाहिए कि एक ओछी राजनीति है, यही कहेंगे कि उन्होंने सेना को इसका श्रेय ना देने के बजाय मोदी जी को और अमित शाह जी श्रेय लेने पर तुल गए। तो ये सब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। तो ये राजनीतिकरण करना क्या उचित था? जबकि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कांग्रेस के समय भी की गई, लेकिन इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। देश हित में, जनहित में इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन डिस्क्लोज करना तो देखा ही आपने, लेकिन राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ जो इस पार्टी में थी, वो आपने यूपी चुनाव में देखी। चलिए श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो वीर जवानों का शौर्य था जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया। ये कोई मॉक ड्रिल नहीं थी, एक्चुअल ऑपरेशन था जो जाकर के करना, मैं कहता हूं कि बड़े गौरव की बात है। और हम यही सुनते थे कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक यूएस की तरफ से की गई थी, उसके सील कमांडो आकर के ऐसे करके गए थे। लेकिन हमारे जवानों ने भी जब वहां पे जाकर के इस तरह का ऑपरेशन किया, तो निश्चित रूप से एक आम हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी फख्र की बात है। लेकिन सियासी गलियारों में भी इसकी होड़ मची। देखिए योगेंद्र जी, 27 और 28 को सर्जिकल स्ट्राइक का 1 वर्ष पूरा हुआ जी। आज हमारी रक्षा मंत्री खुद भी जम्मू कश्मीर में गई है, वहां पर हैं सैनिकों के साथ। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का हम राजनीतिक उपयोग करें, ये ठीक नहीं। हमारी सेना ने बिल्कुल सही तरीके से आतंकवादियों के निशाने को बनाया और उन्होंने भारी तादाद में आतंकवादियों को मार गिराने की भी कामयाबी हासिल की। ये बात तो ठीक है, पूरे देश को गर्व है इस बात का, सेना के ऊपर गर्व है। लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर कोई व्यक्ति करता है, यदि कुछ सरकार करती है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उस वक्त भी देखिएगा आपने प्रतिपक्ष ने कई प्रश्न उठाए कि आप आखिर सेना की इस कार्रवाई को हम क्यों इस तरह प्रचालित करना चाहते हैं। तो उस वक्त भी कहा गया था कि भाई कि हमारे टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के वक्त में भी हुई थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इस तरह की बातें नहीं हुई थी सामने। इन्होंने बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक को एक तरह से बताया कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि उपलब्धि नहीं है। इस तरह की सेना बॉर्डर्स पे करती रहती है। देखिए म्यांमार वाली बात भी जो कह रहे हैं कि 2015 में भी किया था, वो हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि उसकी सहमति से हमने अगली बार 2015 में जो कुछ किया था आतंकवादी को ढेर करने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में भी हमने म्यांमार में भी जो कुछ किया, उसमें नागा वाला जो पार्ट है, वहाँ पे नागालैंड जो जिस प्रकार की हो रही है कि हम अगर उसकी सहमति से यदि सब कुछ करते तो इतनी स्थिति गंभीर नहीं बनती। तो क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है, प्रधानमंत्री कुछ ही दिन पहले वहाँ जाके आए थे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ करें, क्योंकि वो कहते हैं कि 15 किलोमीटर, क्योंकि हमने वहाँ पर पैराशूट के हिसाब से हमारे कमांडोज उतारे और वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट करने की कोशिश की। करीब सुबह 4 बजे ये सब कार्रवाई की गई और हम वापस आ गए। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई जनहानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे
सेना को हम प्रशंसा करनी चाहिए पूरे देशवासियों की, उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी से जिस प्रकार से कार्य करते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है। इनका राजनीतिकरण जब भी हो जाएगा देश में, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल भी गिरने लगेगा, क्योंकि राजनीतिकरण कभी हमने सेना का किया नहीं। हमने सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। दोनों ही हमारे जो भी पहले भी प्रतिपक्ष, इंदिरा जी ने जब युद्ध लड़ा था तो बाकायदा सैनिकों के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ने कहा था कि सैनिकों के हम साथ थे। इस बार भी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इसके बाद भी प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, इसका राजनीतिक उपयोग मत कीजिए, सेना का हौसला अफजाई कीजिएगा, जिससे कि सेना आगे बढ़ करके हमारे जिस प्रकार से आक्रमण होते हैं उसको बहुत मजबूती के साथ से कर सके। ये स्थिति की श्याम जी, एक बात तो मैं जानना चाहूंगा कि दो चीजें थी उस वक्त। एक तो जैसे घुसपैठ की बातें आ रही थी सामने कि पाकिस्तान से ऐसे टेररिस्ट को ट्रेंड करके उसके बाद में हमारे यहाँ पे उन्हें घुसपैठ कराई जा रही थी। जब मौसम का अनुकूल जब उनके होता था तो ऊपर से पहले भी करगिल के वक्त भी हम लोगों ने ऐसे ही देखा। ये अक्सर इस तरह से करा करके, और जब मालूम चला खुफिया एजेंसीज के माध्यम से कि इस वक्त उनके बेस कैंप चल रहे हैं जहां ट्रेनिंग दी जा रही है, और सही निशाना भी इनका रहा। लेकिन उससे ठीक पहले पठानकोट उड़ी हमला हुआ, जिसकी वजह से एक सवालिया निशान हमारे सिस्टम पे खड़ा होना शुरू हुआ था। तो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक वास्तव में एक बहुत जरूरी पार्ट हो गया था, ताकि बताया जा सके कि उनकी घुसपैठ का जवाब हम इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिएगा कि घुसपैठ हर साल होती है। हाँ, नई बात नहीं थी, वो कोई नई बात नहीं, लेकिन उड़ी हमला होना, पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं करता रहा है, पहली बार नहीं हुआ। हम भी कुछ स्थिति में करते हैं लेकिन हम उसको उजागर नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सेना के मुख्यालय पर जिस प्रकार से घटना हुई उसको गंभीरता से लिया गया। उसमें लोग शामिल थे, ये भी सामने आया कि पुलिस के लोग भी शामिल थे। और जिस प्रकार से हमारे पठानकोट वाले दोनों जो जिस प्रकार से आईपीएस रैंक के अधिकारी भी उसमें जिस प्रकार से जो घटना हुई, उसके लिए सभी पूरे देशवासियों ने हमारी सेना को कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने जो कार्रवाई की है उसके लिए आप जो भी करते रहिए। लेकिन जिस प्रकार से हम जवाब देने की स्थिति में थे वो हम तरीके से जवाब नहीं दे पाए। उसी का परिणाम था कि प्रतिपक्ष उनके पर सवाल उठाने लगा था कि आखिर सेना के हमारे यहाँ भारत में आकर के इस प्रकार की घटना करके इस प्रकार का माहौल खराब कर दे। और हम उसी का परिणाम था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देने की स्थिति में आए कि उन्होंने यहाँ किया तो हमने वहां जाकर के उनके आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने की कोशिश तो की। वो जो वक्त था एक सेना के लिए भी जरूरी हो चुका था कि अभी कोई ना कोई ऐसा शौर्य दिखाने की आवश्यकता है, ताकि जहां पे भी आतंकी कैंप हैं वहां जाकर के उन्हें नष्ट किया जा सके। वो एक अटैक जो था मुझे लगता है कि काफी जरूरी हो चुका था, क्योंकि पठानकोट और उड़ी हमला देश की सरकार से जवाब मांगा जा रहा था कि इन हमलों का जवाब कैसे दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक जरूरी हो चुका था। शायद राजनीतिक कारण होने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लगातार हम पठानकोट और उड़ी हमले दोनों को कोट कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसे खत्म करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे को सहयोग करने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन फिर हमारे साथ धोखा किया पाकिस्तान ने। ये देखिएगा, दोनों में उसने कहा था कि हम तैयार हैं कि हमारे लोग नहीं है, हम अपने वहाँ की भी अपने गुप्तचर भी भेज देते हैं और आप भी भेजेगा। तो एक तरीके से कोई चीज सामने आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया। इसलिए हमको सर्जिकल स्ट्राइक करके बताना पड़ा कि आपके यहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है और सारे आपके बॉर्डर्स इलाके में जिस प्रकार के आतंकवादी जो लोग हैं उनके ठिकानों को हमने किया। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का पूरे विश्व ने विरोध नहीं किया, उसका समर्थन नहीं किया कि भाई इनकी कार्रवाई, इन्होंने किसी भी के पर हमला नहीं किया है, बल्कि आतंकवादी जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। 100 आतंकवादी ठिकानों को वहां पर, यह संख्या तो सही समझ में आई नहीं कितने मरे कितने क्या हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि बड़ी तादाद में आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने का एक शोर का जो काम किया वो एक प्रशंसनीय माना जाना चाहिए सेना का। क्योंकि उस वक्त जो ऑपरेशन के जो जनरल थे उन्होंने बताया भी था कि 40 से 50 से वहां के आतंकियों को मार गिराया है, और 7 बेस कैंप इस तरह के थे जिसमें ये जो सारी कुछ गतिविधियां थी उन्हें चलाया जा रहा था। अमित जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद हमारा ये था कि शायद अब पाकिस्तान सबक लेगा और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उससे कुचलने का एक काम किया गया था। आपको लगता है उसके बाद कोई पाकिस्तान ने को सबक लिया उससे?
देखिए, मैं पूरे संदर्भ में आपको जवाब देना चाहूंगा। संगीता जी ने कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि राजनीतिकरण हुआ, मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अपनी दीपावली सीमा पर सियाचिन में सैनिकों के साथ मनाता है। हमने संदेश दिया कि देश का प्रधानमंत्री देश की आर्मी के लिए कितनी तरीके से सोचता है और उनके साथ में देश की सुरक्षा के साथ में खड़ा है। दूसरा, हमने वन रैंक वन पेंशन करके भी सेना का मनोबल बढ़ाया। दूसरी बात, तीसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक की बात है। ये देश के प्रधानमंत्री का इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर आप पहला भाषण सुनेंगे तो उनके पहले शब्द ये थे, देश की सेना के शौर्य को सलाम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार को सलाम, सरकार की इच्छा शक्ति थी। मैंने भी डिबेट में पहले स्टार्ट किया तो मैंने ये कहा कि देश के सेना के शौर्य को सलाम, सरकार की इच्छा शक्ति होती है। आज अगर आप देश में बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, तो 2014 से पहले किसी सर्जिकल स्ट्राइक का किसी भी तरीके से कोई बात हो तो आप मुझे देश की जनता के पास में फक्र के साथ कहने के लिए 3 बातें हैं कि हमने म्यांमार में पहले किया, जून 2016 में किया, फिर जून 2015 में किया, फिर हमने सितंबर 2016 में किया और अब सितंबर 2017 में किया। देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। अगर हमारे देश की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता सरकार नहीं करेगी और वहां से एक गोली चलेगी तो हम 4 गोली चलाएंगे। देश की सेना को पहली बार फ्री हैंड मिला है, देश की सेना को पहली बार फ्री हैंड दिया गया सरकार की तरफ से। ब्रिगेडियर साहब बैठे, इन्होंने सेना में नौकरी की, काफी बताइए कि आज के पहले इस तरह का फ्री हैंड देश में था कभी? ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम जी आप बताइए, इतना कभी फ्री हैंड कभी देश की सेना को रहा क्या? असम और नागालैंड सर 2012 में हुआ था। मैं कह रहा हूँ आपको आज तक देश की सेना को फ्री हैंड रहा क्या? नहीं अमित जी, और संगीता जी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इनकी पार्टी के लोग कभी ओसामा जी बोलते हैं, कभी हाफिज जी बोलते हैं, ये तो अनाधिकृत तरीके से समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। सेना को रोका कब था? सैफुद्दीन सोज, इनकी पार्टी के सांसद, उन्होंने आपसे हटाने की मांग की कश्मीर से। आपके प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर देश में, 1 साल के अंदर देश में आप सेना की बात करें, 1 साल में 242 प्रमुख आतंकवादियों को ढेर कर दिया सरकार ने। चुन के लिस्ट बन के मारे जा रहे हैं आतंकवादी। आप जरा सुन लीजिए, आप सिर्फ राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। जी, मैं अमित जी आपको एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। एक बार तो आपने कही कि आज तक किसी ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के 15 अगस्त 26 जनवरी को दिए जाने वाले भाषण में आप उठा लीजिए, सेना को सब सलाम करते आए हैं। मैं 15 अगस्त 26 जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की पहली सार्वजनिक मीटिंग की बात कर रहा हूं। आप बात तो सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री पहली सार्वजनिक मीटिंग की बात कर रहा हूं सर मैं। अरे सर, आप सुनेंगे जब तो पता लगेगा ना। आप एक बार जरा सुनिए तो सही। और आप रिकॉर्डों की बात आप मत जाइए। रिकॉर्ड की अगर आप बात करेंगे तो 3 साल की अगर हम बात करेंगे, सीज फायर के उल्लंघन पिछले 10 साल में नहीं होंगे जितने 3 साल के अंदर में आपको। देखिए सर मेरी बात सुनिए, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड भी पहली बार कश्मीर में आतंकवादी कमर टूटी है। आप देखिए एनआईए के खिलाफ, एनआईए ने टेरर फंडिंग के खिलाफ जितने भी हुर्रियत नेता थे सबको अंदर डाल दिया। कश्मीर में टेरर फंडिंग बंद हो गई। आज की तारीख में पिछले 4 महीने में पत्थर गिरा तो बताइए आप मेरे को। एक बार के लिए संगीता जी, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के साथी, उनका एक तो ये दावा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को माना जा सकता है कि गत वर्ष जो सर्जिकल स्ट्राइक थी या म्यांमार में जिस तरह से उग्रवादियों को मारने का काम 2015 में और उसके बाद अभी जो किया गया, ये माना जा सकता है कि पहली मर्तबा सेना ने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं। देखिए, बात यह है कि यदि ये बोलोगे तो मेरी खुद की इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद एक बार सुन लीजिए। रेड किए। और मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा अमित जी, प्लीज अमित जी एक बार मुझे बोलने, एक बार सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि पहले किया है, मैंने पहली बार देश की जनता को मालूम पड़ा है कि सेना इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन पहली बार देश की जनता का मनोबल बढ़ाया सेना ने। पहली बार उड़ी और पठानकोट के बाद में जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी, देश की जनता को सेना ने सामने के सामने करने का मौका दिया। मैं दोनों का आप लोगों का ब्रेन वॉश करने चाहता हूं कि जो इनका आर्मी का जो कैरियर रहा है इनका, उसमें 1/3 जो टाइम ऑफ पीरियड सर्विस का है वो कश्मीर में ही निकला है। इसी वजह से आज हमने रिक्वेस्ट की है भगवान सिंह जी से कि आप आएंगे तो शायद सारी चीजों को ज्यादा से कह सकेंगे। हाँ ब्रिगेडियर साहब, मेरा जो सवाल था मैं उस पर जानना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो आप सर्जिकल स्ट्राइक बोलो इसको या क्रॉस बॉर्डर रेड बोल के आओ, ये इस किस्म के ऑपरेशन पहले भी हुए हैं लेकिन उजागर नहीं हुए। नाउ क्यों उजागर गए इस बार? और लाइक अभी म्यांमार के साथ में बॉर्डर पे जो रेड किया है, ये रेड आज तक होते रहे हैं। 250 उग्रवादियों को, मिलिटेंट्स को जो चाइना से रिटर्न होके आए थे 69-70 में लिक्विडेट किया था उनको। तो आप ये बताइए, ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, इससे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन पहले हुए हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात है, देखिए बात यह है कि आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी कोई कर सकता है, आर्मी भी थपथपा सकती है, कोई गवर्नमेंट भी थपथपा सकती है, पार्टी भी थपथपा सकती है। ये एक गर्व की बात है कि हमने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये कहना कि केवल ये कह दिया अब पाकिस्तान की कमर टूट गई, ये पहली बार हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं है। ये क्रॉस बॉर्डर इस किस्म के छोटे मोटे रेड्स, ये कोई बहुत बड़ा रेड नहीं है। मैं बता भी दूं आपको कि आप यदि सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि हम बोल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके कोई एविडेंट रिजल्ट भी तो होने चाहिए ना। यदि तो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो पाकिस्तान इतना दहशत में आ जाए कि वो कभी दोबारा दुस्साहस ना करे और कुछ हरकत करने का, वो इसी वक्त किया जा रहा है। तो इसलिए आपको इसमें कोई कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने पहली बार किया या ऐसा पहले नहीं हुआ और इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने अमित जी नाम है ना आपका, तो अमित जी ने ये बोला कि हमने अब पहली बार दहशतगर्दों की कश्मीर में कमर तोड़ दी है। कई बार ये लिक्विडेट हो चुके हैं, कई बार सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है और बहुत आप ये देखिए पिछले 3 साल में जितनी हमारी कैजुअलिटी हुई है ना, आप मिलिटेंट की भूल जाइए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है कितने मारते हो, हमारे कितने मरे ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे कितने माँ बाप, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आप पीस टाइम पे अपने सिविलियन मरवाते हो या आर्मी के मरवाते हो, आप कहने को शहीद हुए हैं और बहुत बड़ा जज्बा देश का होगा, लेकिन ये एक जिसके घर में कोई डेथ हुई है वो एक, उसके लिए ये देश कुछ भी कहो चाहे, उसने तो पूरा त्याग कर दिया है। अब आप उससे क्या मिला आपको, ये तो आपको जज करना है। तो इसलिए आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप पहले। आप यदि ये समझते हैं कि हमने मिलिटेंट को मार दिया, उनकी फंडिंग खत्म कर दी, देखिए साहब ये बात हम 90 से करते आए हैं। इनको खत्म कर दिया है फिर ये खड़े हो गए, इनको खत्म कर दिया है फिर ये खड़े हो गए। बात क्या है, इसका परमानेंट जो हल है वो कोई उनको लिक्विडेट करना है, उनको मारना नहीं है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन करना है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैसे करोगे आप जब किसी से वार्तालाप ही नहीं करोगे, डायलॉग ही नहीं करोगे। कौन है पार्टी, दो पार्टी डायलॉग चल रहा है देश में 50 साल से। देखिए 50 साल से डायलॉग ही चल रहा था। पहली बार सेना कार्रवाई कर रही है, पहली बार हुर्रियत के लोग जेल में। देखिए साहब आप बताइए, आप तो रहे क्या इतनी आजादी कभी सरकार को मिली, सेना को मिली है? अगर सामने से हमला होता है आज की तारीख में, सेना को सीधी अनुमति है कि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। क्या पहले ऐसी स्वतंत्रता थी कांग्रेस के राज में? बिल्कुल नहीं थी। अरे सर बिल्कुल नहीं थी। आप बॉर्डर में गए? अरे सर मेरे ही बहुत सैनिक, मेरे ही बहुत सैनिक कमांड लेके कमांड रहा हूँ। सेना के पूरा अधिकार है अपने कार्रवाई करने का। आप एक बार सुन लीजिए क्या ब्रिगेडियर साहब, बार-बार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमित जी आपने सवाल कर लिया, आपके सवाल का जवाब अगर हम कार्रवाई करेंगे तो सवाल कर लिया, चलिए जो सफाया होगा अमित जी प्रतिक्रिया होगी। अमित एक बार संगीता जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं साहब, यहाँ पे पब्लिक भी जानना चाहती है कि ये बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है। कितना अंतर है कि पहले आर्मी को जो ऑपरेशंस के लिए छूट दी जाती थी वो या कहीं बंदिशें थी और अब ज्यादा दी जा रही है। आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार में इस वक्त आर्मी में लोग हैं, तो कितना मतलब अंतर कहा जा सकता है? ये कहना कि आर्मी को छूट नहीं थी, आर्मी के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, ये संदेह होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आर्मी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। बॉर्डर पे एलसी ऑलवेज अलाइव रही है। एलसी के ऊपर मैं यदि उनके हुक्म का इंतजार करूं तो मेरी तो पोस्ट बर्बाद हो जाएगी, मेरे आदमी मर जाएंगे। क्या मैं वहां उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए बैठा हूं? नो, मेरे लिए फुल अधिकार है, मैं उनको जवाब दूं। और जिस तरीके से जो हमारा पीस एग्रीमेंट हुआ है जो एलसी के ऊपर, उसका वायलेशन ना करूं। यानी उसमें कौन कौन से हथियार हैं? स्मॉल आर्म्स फायर है, अप टू 3 इंच मोटर यानी 81 मिलीमीटर मोटर तक, आर्टिलरी नहीं फायर करना है। तो यहां तक जो वेपन है वो मेरे को छूट है, अभी भी वही छूट है। आपको आर्टिलरी फायर करने के लिए यस तब परमिशन लेना पड़ता है। आर्टिलरी इज अ बिग अफेयर, अभी भी कभी कभी बिरला हुई है, एक बार हुई है खाली सांबा सेक्टर में। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये बताऊं कि देखिए बड़े बड़े ऑपरेशन आप 90 जुलाई 90 का एक अखबार, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर, कोई भी, उस वक्त टीवी इतना हावी नहीं था, कोई भी न्यूज़पेपर निकाल के देखिए, 44 मिलिटेंट्स वर लिक्विडेटेड, एक्सट्रीमिस्ट्स वर लिक्विडेटेड, 34 किल्ड, 10 wounded, alive, captured। ये इतना बड़ा ऑपरेशन आज तक तो हुआ नहीं है। जो सेना के साहस के ऊपर तो कोई विषय ही नहीं है। हमारे देश की सेना के साहस पर कोई विषय नहीं है। विषय है कि देश की जनता का मनोबल बढ़ा इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में। उड़ी में, उड़ी के अंदर जो हुआ उसके बाद सरकार ने जो मैसेज देश जनता को दिया, जनता को लगा कि नहीं हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है मनोबल बढ़ाए रखने के लिए। अमित जी आप यदि मोरल बढ़ाना चाहते हैं ना, हमारा मोरल बढ़ाना चाहते हैं ना, हमारी कैजुअलिटी कम कीजिए। आप किस तरह भी करें, आप पॉलिटिकल करें, डिप्लोमेटिकली करें, आप लड़ाई। पहली बार पैलेट गन की छूट मिली है आपको,
कि जो लोग अनडिफाइंड बैकग्राउंड हैं, आप देखिए, आप पहली बार मतलब पूरी तरह से फ्री एंड सरकार की तरफ से कश्मीर में सेना को रहा है। अब कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं सामने, आपके सैफुद्दीन सोच के बता रहा हूँ आपको, एक AFSPA कानून है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को विशेष अधिकार दिए हैं, उसको भी आपने हटाने की प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ AFSPA, मैंने कहा AFSPA जो कानून है उसको हटाने की वकालत करते हैं आपके वहां पे। जम्मू कश्मीर में सेना के विशेष अधिकार मिले हैं, उसे हटाने की बात करते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। हम सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हैं, इनके जो टोटल पीरियड ऑफ सर्विस है उसका 1/3 कश्मीर में निकला है। यही कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम जानना चाह रहे थे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहली मर्तबा इस तरह से ही, इसके पीछे कारण क्या रहा कि आखिर सरकार को इसका खुलासा करना पड़ा, और क्या कोई और कारण हो सकते हैं, कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं। समझ में आता है कि उन्हीं दोनों पठानकोट और उड़ी पर हमला हुआ, पूरे देश में चर्चा का विषय था। इस तरह की स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था। दो चीजें थी इसके पीछे, ताकि एक जवाब जिस तरह के चाह रही थी जनता, सवाल उठ रहे थे, उन्हें दबाना, और दूसरी तरफ एक मैसेज भी देना था कि हाँ बिल्कुल सेना कोई घुसपैठियों के आगे बिल्कुल कमजोर नहीं है, और हम केवल हमारी सीमा में नहीं, बाहर जाकर के भी इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पहला ऑपरेशन नहीं था सबसे पहले तो, और ये बात ये नहीं है, सेना के कई एक्स चीफ जो हैं वो ये बात कह चुके हैं कि पहला ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल गलत तरीके से कहा जा रहा है, और सरकार के ऊपर है, ये तो डिपेंड करता है कि कब से उसे आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। पहले कभी इस तरह से ब्रीफिंग नहीं हुई, पहली बार ब्रीफिंग कराई गई है। इसी तरह से म्यांमार की ब्रीफिंग कराई गई 70 के आसपास से ही, इसी तरह से पहले भी म्यांमार में ऑपरेशन होते रहे हैं, और उस वक्त टोटल कितने उग्रवादियों को मार गिराया गया, कितनी बार ऑपरेशन है, तभी सभी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था तो उस पर किसी तरह के ना तो राजनीतिक श्रेय लेने की बात होनी चाहिए, और ना ही राजनीतिक उधेड़बुन करने की हमें आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का फर्क कितना पड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल की बात को। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक अभी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जो हमारे साथ इस वक्त हैं, कश्मीर में ही इनका काफी लंबा समय जो सर्विस पीरियड का है वो निकला है। उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है, पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार इसे डिस्क्लोज किया गया है, ये बात सही है। ऑपरेशंस पहले भी होते रहे हैं। चलिए, लेकिन मैं श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की जो स्थितियां हैं उसको देखें हम पॉलिटिकल एंगल से भी, और वैसे भी हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी देखें, तो क्या मानते हैं इस पे? देखिए योगेंद्र जी, भगवान सिंह जी ने, ब्रिगेडियर साहब ने साफ कहा कि सेना को हमेशा से फ्री हैंड मिलता रहा है। अब केवल ये वाला शासन ये कहते हैं कि हमने दिया, ऐसा नहीं है। उनको, सेना को तो हमेशा फ्री हैंड दिया, लेकिन जो स्थिति आज जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उसमें हमारे CRPF BSF के जवानों के साथ जो कुछ होता है हम सामने देखते हैं। ये तो सेना का भला हो कि उन्होंने जाकर के गांव आतंकवादियों की पहचान करके, जिस प्रकार से ये हर गांव में जाकर के 1500 लोग उसको घेर करके जिस प्रकार से आतंकवादियों को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि थोड़ा बहुत स्थिति जम्मू कश्मीर की सुधरी है। नहीं तो आपकी जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। उन युवकों को कौन पैसा फंडिंग करता है, क्यों पत्थरबाजी होती है, हमारे सैनिक, और जिस प्रकार का अगर सेना वहां पर नहीं मौजूद हो तो स्थिति बहुत भयानक हो जाए। देखिए CRPF का जो आप देखिए, लेकिन श्याम जी एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ पे कि NIA ने जिस तरह से टेररिस्ट को जो पैसा दिया जा रहा था, वो फंडर्स को आइडेंटिफाई करके, वो चाहे अलगाववादी नेता हो, उन्हें जिस तरह से आइडेंटिफाई किया है और एक एक करके NIA ने अपनी जो गिरफ्त में लिया है, उनके टेरर फंडिंग जो है उसे खत्म करने की कोशिश की। मुझे लगता है देखिए ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि ताकि उस पर एक, क्योंकि फाइनेंशियली भी टूटना बहुत ही जरूरत है कि किसी भी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है आपका ये, तो ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ऑपरेशन NIA का कहा जा सकता है, जो कारगर कहा जा सकता है इसे। नहीं, NIA तो साथ में सेना भी शामिल है इस ऑपरेशन में। आप देखिएगा कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि हमने जब से, देखिए बीजेपी की, लेकिन मैं तो उसके बाद की बात जानना चाहता हूं कि
पॉलिटिकली हम बात करें और एक सिक्योरिटी पर्पज से, देखिए दो चीजें होती हैं। राजनीतिक दलों की चुनी हुई सरकार होती है, उनका अपना एक पर्पज होता है, लेकिन सेना का पर्पज सिर्फ एक ही होता है कि हम लेसन देने के लिए भी ऑपरेशन करते हैं। देखिए कि सेना का तो हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। कैजुअलिटी की बात है, जिस प्रकार के सैनिक हमारे लड़ाई नहीं हो रही है उसके बाद पीस के अंदर भी मारे जा रहे हैं, वो एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ये सेना का नहीं, सब हमारे देशवासियों के लिए भी चिंता का विषय, क्योंकि हमारे तो बिना मानना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में कोई हालात वैसे नहीं सुधरे हैं कि आतंकियों की कमर इस नाते तोड़ दे, उनका मनोबल तोड़ दिया हमने कि बिल्कुल अब घुसपैठ नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में घुसने से पहले सोचेंगे कि अंजाम क्या होगा। देखिए ये तो बात सही है कि हम उनको जम्मू कश्मीर तक कंट्रोल करने की स्थिति में आए, वो हमारे यहाँ तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो घटनाएं पहले हुई थी उरी में, या उस प्रकार 2-3 घटनाएं जो देश के अंदर हुई थी वो उस पर तो कंट्रोल हुआ है। हमने कुछ जिलों के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर के 5 या 7 जिलों के अंदर जिस प्रकार का एक गांव में जिस प्रकार सर्च ऑपरेशन किया, उससे जिस प्रकार की कंट्रोल की स्थिति जब बनी है, वो तो हमारा प्रशंसनीय कार्य है कि जो अब तक हमारे उजागर नहीं हो पा रहा। लेकिन ये बात सही है कि वो सुबह सेना पूरी घेरती है उस गांव को और सर्च करती है, आतंकवादी जिस प्रकार की जो घटनाएं शामिल है उनको पकड़ने का प्रयास करती है, और वो काफी गांव में किया है उन्होंने। तो ये सेना का और एनआईए का जो संयुक्त प्रयास है वो तो एक प्रशंसनीय है। ये बात सही है कि राजनीतिकरण जिस प्रकार से, देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने किसके साथ समझौता करके सरकार बना रखी, ये स्थिति है। क्योंकि वो अगर आतंकवादियों संगठन का अगर सहयोग करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। देश का मामला है, यहाँ ना कोई प्रदेश का मामला है। इस देश की सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में हमेशा सुरक्षित रहती है, हम भी मानते हैं, देश सरकार भी मानती है। सरकार हमेशा जो प्रशंसा की बात करती है तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। हमारी सेना जो शूरवीरता, जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको सेना का ही काम था कि उन्होंने करके तो। लेकिन साहब जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो गठबंधन की सरकार का भी इसके देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की नजर में कुछ हो, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की एक उचित बात मानना होगा हमें कि अगर गठबंधन की सरकार नहीं होती और एनआईए के जो ऑपरेशन है या दूसरे ऑपरेशन है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा करके आप 4 आपके जो रूलिंग पार्टी जिसके साथ आपका अलायंस है उसे भी आप सामने खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त दोनों सरकारें, जो दोनों पार्टियां मिलकर के अगर सरकार बनाती है और फिर ऑपरेशन होते हैं तो कुछ ही पार्टियां इसका विरोध करती हैं जो प्रतिपक्ष में होती हैं, नहीं तो आप एक नई पार्टी को और खड़ा कर देंगे आप इस ऑपरेशन के खिलाफ। नहीं, इनमें ये तो मान रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार ने, जैसे अब आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री जी खुद गए थे जम्मू कश्मीर और सारी स्थितियों को उन्होंने चेकअप किया था। प्रधानमंत्री जी खुद भी जाते हैं। तो अब हमारी, क्योंकि अभी भी जो सेना की रक्षा मंत्री बनी है वो आज जो हमारा 1 साल पूरा होने के ऊपर खुद गई है। चलिए एक बात और मैं जानना चाहूंगा श्याम जी कि 1 साल बाद भी राजनीतिक दलों में अभी भी कोई होड़ है कि सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा, लाभ और हानि देखा जाए इसमें, किसको कोई अगर उसको कहें कि मेरे वक्त में ये सर्जिकल स्ट्राइक, उसका हमें पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है अभी भी? देखिए पार्लियामेंट में बहस हुई थी इस पर खुल करके, दोनों पार्टियों ने कहा था कि किस प्रकार की स्थितियां बनी। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति रखी थी और बीजेपी ने भी अपनी स्थिति रखी थी, लेकिन सब्सिडी हम किस के लिए करना चाहते हैं। अब आप देखिएगा अभी 27 और 28 को म्यांमार में किया है ना हमने, फिर आतंकवादियों के 15 किलोमीटर तक वहां जाकर के हमने 25 कमांडोज को उतार करके वहां आतंकवादी के ठिकानों को लगाया है ना, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी देश है। और नागा वाला जो स्थिति है वहां पर जो हमारे पहले भी मरे थे उसकी हमने जवाब दिया है ना सीधे तौर पर। जो आप देखिएगा इसमें 2 साल पहले भी 2015 में हमने वहां पर किया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और जो 28 हमारे बीएसएफ के जवान को मारे थे उसका हमने जवाब देने का प्रयास किया। और अभी भी, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और हम आतंकवादी गतिविधियों में वो हमको सहयोग करता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको ये भी माननी चाहिए। सैनिक सेना ही करती है सारी जगह जाकर के, उसको तो हम उसका राजनीतिकरण बिल्कुल तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन किया गया सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण हुआ, क्योंकि हम यूपी के चुनाव में उसका उपयोग करने लगे थे। अगर प्रतिपक्ष उसका विरोध नहीं करता तो ये सब कुछ सामने नहीं आता। पोस्टर छपाना, ये करना, ये सब चीजें ठीक नहीं होती। देश का मान मर्यादा की बात है तो पूरे देश को साथ होकर के, कोई कांग्रेस या अन्य दल कोई अलग नहीं है इसके अंदर। जैसे इंदिरा जी ने जब, मैं लौटूंगा आपके पास में। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे साथी बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इनके पास में बाद में आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित रूप से जब इसका डिस्क्लोज किया गया तो उसके पीछे सरकार का मकसद ये रहा होगा कि शायद एक मैसेज जाएगा, और मैसेज इस मायने में जाएगा कि
कहीं दहशत होगी, आतंकवादियों के मंसूबे कुचले जाएंगे, तो असर कितना पड़ा इस सर्जिकल स्ट्राइक को ऊपर एक तरह से कहीं इसका खुलासा होने के बाद में? नहीं, देखिए बात यह है, ये तो सरकार के ऊपर था कि वो इसको खुलासा करें या ना करें, वो ठीक है, कोई गलत भी नहीं कर सकते ना, हमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है। जो हुआ है सो बताया है लोगों को, तो इट इज ओके। और ये सर्जिकल स्ट्राइक बोलो या कुछ भी बोलो, ये काफी इफेक्टिव ऑपरेशन था, ये भी मतलब फैक्ट है। लेकिन बात यह है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़वाना जनता में कि इससे सब कुछ सही हो जाएगा, हम पाकिस्तान के साथ वॉर जीत चुके हैं, नो, ये गलत था। ये फौज को भी पता था कि इससे कोई असर नहीं होना है, क्योंकि आप देखिए जितना वो नुकसान करते हैं हमारा, हम उससे दुगुना कर दें, वो हमसे दोगुना और कर दें, तो इट इज लाइक ब्लाइंड, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन नहीं है कोई ये। हाँ, सोल्यूशन नहीं है कि आप उनको, या तो आप देखिए यदि तो इतने काबिल हैं और इतने आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी कीजिए जिससे कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए, तो दैट इज एक्चुअल कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल वॉर। आप ऐसा वॉर करो, या तो आप उनके ठिकानों के ऊपर बमबारी करो, जितने भी इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आपने तो जैसे अमेरिका करता है अफगानिस्तान में, वो क्योंकि वो ताकतवर है, कोई उसका जवाब नहीं है, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है इनको बमबार्ड करने की, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं उसको सहन करने की शायद काबिलियत नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके बहुत बड़े परिणाम होते हैं। एक्टिव युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, और हम 3-4 युद्ध करके देख चुके हैं, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है। युद्ध के बाद भी बातचीत ही सोल्यूशन है, क्योंकि आप देखिए माओ त्से तुंग एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लीडर रहे हैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, तो उन्होंने कहा है कि देखो, दुश्मन से आप बातचीत जारी रखो, लेकिन युद्ध भी जारी रखो। ता मतलब ये कि आप बात भी करते रहो और साथ साथ युद्ध भी करते रहो। तो डायलॉग हमारा नहीं रुकना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूं अमित जी, आपकी सरकार को ठीक है, आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आप टफ दिखाना चाहते हैं, दिखाइए और टफनेस दिखाइए, लेकिन डायलॉग छोड़ दिया तो फिर वो टफनेस क्या काम आएगी, ये बताइए मेरे को। कब ये टफनेस खत्म होगी? इट विल रिजल्ट इनटू वॉर। वॉर विल बी ए सोल्यूशन? नो, इट विल नॉट बी ए सोल्यूशन। आप कोई गलत फहमी है हमारी। चाइना ने भी करके देख लिया, बहुत धमकाया हमको, उन्होंने देख लिया कि इंडिया से वॉर करने में कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना बड़ा हमारे से बहुत ताकतवर है, आप समझो तो, लेकिन वो भी समझता है कि वॉर में आप कितना भी बड़ा ताकतवर हो, ये आप पूरी फौज आपकी हमारे से चौगुनी फौज है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके नहीं लॉन्च कर सकते। आप अपनी रिस्ट्रिक्शन है, एरिया की रिस्ट्रिक्शन है, टेरेन की रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसमें कितने आदमी डाल सकते हो, और ज्यादा डालोगे तो ज्यादा आपकी कैजुअलिटी होंगी। तो ये जो वॉर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वॉर की कंपल्शंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इनको समझना जरूरी है। एक सरकार को ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन, लेट अस रूल इट आउट। पहले से रूल आउट करो, यदि वॉर इज नॉट सोल्यूशन देन व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन है आप डायलॉग करो, बात करो उनसे। और बात क्या करता है? कमजोर आदमी बात नहीं करता है कभी भी। ये तो जो ताकतवर होता है वही उदार होता है, वही बड़ा है, और वो एक्सपेक्टेशन है उससे, दुनिया के भी एक्सपेक्टेशन है कि भारत डायलॉग के लिए इनिशिएटिव ले। आप ये बोलो कि अभी हुर्रियत से बात कर ली तो नहीं करे, क्या है हुर्रियत? व्हाट इज हुर्रियत? आप जिससे बात करना करो, क्या हो जाएगा? हुर्रियत अपने ही आदमी है ना, अपने देश के हैं, उनसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? आज तक करते आए हैं, तब क्या हो गया था? आपके वाजपेयी साहब ने भी बात की थी, मनमोहन जी ने भी बात की है, उनसे पहले राजीव गांधी, सारे सबने बात की है, तो क्या फायदा हुआ? अब क्या फायदा हो? सर आप मुझे एक बात समझाइए, सर मुझे एक बात समझाइए। आप जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह किया, सब पड़ोसी देशों के मुल्कों को बुलाया। हमारी सरकार की प्राथमिकता भी ये थी कि हम शांति से इस मामले को सुलझाएंगे। आप ये देखिए, उसके बाद एकाएक हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचे। ये सिर्फ डिप्लोमेसी सी बात की थी कि भाई चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के आप और हम बैठ के इस मामले को सुलझाएं। लेकिन आप ये भी मान के चलिए, अगर सामने वाला पक्ष बिल्कुल भी आपके साथ में सहयोग नहीं करना चाहता या वो उसी नीति पर चलना चाहता है, क्योंकि ये मैं समझता हूं पाकिस्तान की नीति नहीं है। अगर आप एशिया की लड़ाई देखोगे तो एशिया में बहुत से देश चाहते होंगे कि भारत के अंदर अस्थिरता बनाए रखी जाए। दूसरी बात आप बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं बिल्कुल, हमारी सरकार भी मानती है, हम भी ये मानते हैं कि जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं सेना के साहस के द्वारा होते हैं, और सेना को इसका श्रेय मिलना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसके बारे में जनता को बताया गया, तो आप ये देखिए इससे दो मैसेज जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में मैसेज गया है कि भारत ने मैसेज दिया कि भाई हम अगर अपनी बॉर्डर के पास में इस तरह का कोई होता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसमें किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात आप ये
ये देखिए जो मिलिटेंट्स में भर्ती होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हो, उनमें भी एक मैसेज गया है कि भैया भारत की आर्मी जो है चुन चुन के मार रही है। पिछले 242 2016-17 की आप बात करो, 2016-17 में बता रहा हूं मैं आपको, 2000 अरे संगीता जी 2016 और 17 के अंदर 242 आतंकवादी मारे गए। सेना अब लिस्ट बना रही है, सेना अब लिस्ट बना रही है, लिस्ट बना के मार रही है। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि गांव को घेर के 15 सैनिक गांव को घेर लेते हैं। क्या आज से पहले ऐसी कार्रवाई हुई? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, करती सेना ही है, करती सेना ही है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कुछ डिपेंड करती है कि सरकार क्या चाहती है। आप चाइना में देखिए, चाइना में हमारी बिल्कुल सेना हमने सामने हटी रही, हमने सेना चाइना को पीछे हटना पड़ा। कुल मिला के देश में एक मजबूत सरकार है जो ये इस पर संदेश दे रही है कि हम किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता नहीं करेंगे और देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और हमने अपनी तरफ से बातचीत का भी वो क्रम बंद नहीं किया। आप ये देखिए, सरकार को कौन कमजोर कर रहा है? सर एक बात सुनिए, सऊदी अरब में आप देखिए, सऊदी अरब मुस्लिम देशों का सम्मेलन था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिल्कुल वेटेज वहां नहीं मिला। आप देखिए अमेरिका ने पाकिस्तानी सारी सहायता बंद कर दी। ये क्या हो रहा है? ये हमारी सरकार की डिप्लोमेसी है कि पहली बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। आप ये देखिए, जब पिछली बार युद्ध हुआ हमारी सेना ने कहा था कब्जा, पाकिस्तान में लाहौर तक कब्जा कर लिया और नेहरू जी उसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले गए, संयुक्त राष्ट्र में ले गए और हमको हमारी जीती सीमा छोड़नी पड़ी। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना वो नेहरू जी भी देने कि एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। अरे आप बात कर रहे हैं हाफिज जी, अरे भाई आप हाफिज जी बोलते हैं, आपके लोग ओसामा जी बोलते हैं, मनीष शंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोलते हैं मोदी जी हटवाइए। हुर्रियत के वास्ते आपने क्या किया? स्ट्राइक क्या कर दिया? आप लोगों की सिफारिश पर पूरे सरकार का प्रतिनिधि हुर्रियत में गया, वहां क्या हुआ? उन्होंने मिलने से मना कर दिया आप लोगों से। या सुन ले, मैं कह रही हूँ देश की सुरक्षा, आपको ये तो मानना पड़ेगा। अरे कहाँ आपको पहले होता है, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में जितनी भी राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई है उसमें कांग्रेस जिम्मेवार है। आज 4 करोड़ अवैध घुसपैठी है वो कांग्रेस की देने, उठाकर देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 4 करोड़ अवैध घुसपैठी है कांग्रेस की देने, 4 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान हो बांग्लादेशी घुसपैठी हो कांग्रेस की देने। आपने तुष्टिकरण के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते आप लोगों ने देश के हालात ऐसे हालात किए आप लोगों ने। इसके ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, बिल्कुल है, शासन किया। आप देखिए ना कांग्रेस आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों बना? चला रही थी जब हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। पूछे ब्रिगेडियर साहब बैठे सामने, ब्रिगेडियर साहब सारी बातों का जवाब दे चुके हैं, बताएंगे आपकी सारी बातों का जवाब बताएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आप किसी को ब्लेम करना, नेहरू जी को करो या किसी को करो, देखिए जो डिसीजन लेते हैं समटाइम्स डिसीजन गलत भी चले जाते हैं, उससे दुष्परिणाम होते हैं। नेहरू जी की कई दुष्परिणाम चाइना के साथ हुई, लेकिन ये हर एक से होती है। आप वाजपेयी जी जैसा कोई महान, विरले ऐसे नेता मिलेंगे दुनिया में जो वाजपेयी की कोई कंपेरेबल हो, लेकिन उनसे एक भूल हुई जिसकी वजह से आज हमें आप जो कौन सी जगह थी जहां पे वो लेके गए थे 5 उग्रवादियों को हवाई जहाज में, कंधार में जो लेके गए आप, वो आपके इस एयर स्पेस में, इसी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में 1.5 घंटे तक एयरक्राफ्ट अपने एयर स्पेस पे घूमता रहा। वी कुडंट टेक डिसीजन। वो जलंधर में उतरा, जलंधर के अंदर आर्मी के क्या एसेट्स थे ये आई डोंट नो, एनएसए और उनको क्यों नहीं पता था। उनके सामने केवल बाउजर खड़ा करना था, जो वाटर टैंक होता है 2 एयरक्राफ्ट के, एक पीछे भाग जाओ, वो एयरक्राफ्ट को उड़ा देते, 250 आदमी मरते। अब कितने हजारों आदमी मरे हैं हमारे। उसके बाद 60,000 आदमी की डेथ हो गई। उनके बाद जो 5 उग्रवादी छोड़े, उनकी वजह से अजहर और जो सैयद सलाउद्दीन, ये जो नेता थे जिनको सर राजनीतिक पार्टी को जनता की भी देखनी पड़ती है, विपक्षी पार्टी को भी देखनी पड़ती है, लेकिन नेहरू जी का उदाहरण है, उससे आप वाजपेयी जी का उदाहरण को क्रॉस नहीं कर सकते। हमने आधा देश खो दिया, आधा पूरा जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा खो दिया हमने उस गलती से। आज 4 करोड़ घुसपैठी हैं देश में सर, अवैध बांग्लादेशी हैं। आप देखिए देश में कैसे है, आसाम की हालत क्या है, पश्चिम बंगाल की हालत क्या है। ये सब कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है, उसे आप मानिए। देखिए उनकी अच्छी नीतियों से 560 कितने उनको रजवाड़ों को भी जोड़ दिया उन्होंने, वो क्यों नहीं देखते आप? सरदार पटेल का काम था सर, वो नेहरू जी का नहीं था, वो सरदार पटेल का काम था। जम्मू कश्मीर में सरदार पटेल तो पूरे देश के नेता थे, हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बार देश के नेता सरदार पटेल। संगीता जी आप देखिए, अगर सरदार पटेल देश के, इसमें कोई संदेह नहीं है, लौह पुरुष और उनकी इच्छा शक्ति देश के गृह मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री को ओवरटेक करके गृह मंत्री या रक्षा मंत्री काम कर लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट फिर तो पर्रिकर को ही जाना चाहिए
क्यों मोदी जी के पोस्टर लगवा रहे थे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो उस वक्त तो नेहरू जी के कोई लेना देना नहीं था। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने वो जो अगर मैं सरदार पटेल से बिल्कुल सहमत नहीं थे, बात नहीं करते, सरदार पटेल तो सहमत नहीं थे। बीजेपी में सरदार पटेल उस समय सरदार पटेल जिस टाइम पर ये हुआ, सरदार पटेल हमारे थे, उनकी मूर्ति लगवा देंगे आपके, सरदार पटेल ने काम अच्छा किया था। फिर उसको अच्छा नहीं है, उनको अच्छा नहीं है। सरदार पटेल ने जो देश के लिया तो वो कर ही नहीं सकता, लेकिन सरदार पटेल की बात को भी मानी जाती है। अगर सरदार पटेल की बात नेहरू जी ने मानी होती तो आज जम्मू कश्मीर में स्थिति नहीं होती है। देशी रियासतों का एकीकरण का भी जो काम किया गया था, सरदार पटेल का बड़ा रोल था उसमें। लेकिन आप एक बात और बता दूं सर, एक बात और बता दूं सर, एक बात का जवाब देता हूं। सरदार पटेल देश के गृह मंत्री, एक बात मेरी सुनिए आप, एक जानकारी सुनिए। सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामलों में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। गोपाल कृष्ण आपकी तरफ से अलग से एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे और कश्मीर के मामले वो देखते थे। आप जानकारी कर लीजिए, सरदार पटेल सरकार की जम्मू कश्मीर पॉलिसी से सहमत नहीं थे। पत्रकार यहाँ बैठे, इनसे पूछिए। अरे आप तो अच्छा पुरानी बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में सरदार पटेल का हस्तक्षेप नहीं था। जम्मू कश्मीर में गोपाल कृष्ण देखते थे। आप सुनिए सही, आपकी सरकार को कुछ करना, मैं कह रहा हूँ सरदार पटेल जम्मू कश्मीर में मामला नहीं देखते थे। आप ये देखिए कि गोपाल कृष्ण अलग से जम्मू कश्मीर का मामला देखते थे। आप एक बात, अमित जी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सरकारें आई, नेहरू जी से अगर कोई चूक हुई, गलती हुई, हम क्या हमेशा बस उसी बात को लेकर के और उसकी ढाल बना के बसते रहेंगे? सर हम कहाँ बच रहे हैं? फिर हम तो बिल्कुल लॉजिक हम तो बिल्कुल लॉजिक पे बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हम तो इन्हीं की देन है। तो वर्तमान की बात, वर्तमान में देखिए ना, 3 साल में हमने हमारे देश की कितनी कैजुअलिटी हो रही है, उसको क्यों नहीं? पहली बार ऐसे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पहली बार ऐसे ऑपरेशन भी पहली बार हुए हैं। आज अब हुर्रियत के पांव कोई नहीं पकड़ रहे इस देश के अंदर। अब जेल में डाला जा रहा है हुर्रियत वालों को, टेरर फंडिंग करने वालों को। आप लोगों ने पांव पकड़ा हुआ है। आप राजनाथ सिंह जी को लेके गए, संयुक्त प्रतिनिधिमंडल लेके गए, वो घर के बाहर घूमते रहे, उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला आप लोगों को। पिछले 3 साल मणिशंकर क्या कर रहे थे पाकिस्तान में जाके? अभी मणिशंकर ने क्या किया पाकिस्तान में जाके? अभी जो कह रहे हैं आप मणिशंकर ने क्या किया? आना चाहूंगा मणिशंकर ने क्या किया? राजनीतिक दलों का यही और देश को इसी तरह से जलाते रहोगे। तो ये भी आपको डिस्क्लोज करें कितने से आ रहे हैं? एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक डिस्क्लोज किया, उसमें आपको प्रॉब्लम हो गई। होनी नहीं चाहिए थी। एक हो गई, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। कितने सैनिक मारे, कितने टेररिस्ट को मारा जा रहा है। पहली बार ऐसा मैसेज देश में दिया गया है कि जो देश के विरोधी है उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्राद्री में अलग थलग कर दिया गया है। एक बार नहीं, मैं एक बात जानना चाहूंगा अमित जी, मैं 1 मिनट का चाइना की धरती से, चाइना की धरती से पाकिस्तान के पाकिस्तान के जवाब पे एक मेरा सवाल है आपसे। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पटक दिया गया है। किसको अलग थलग? पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ा पाकिस्तान की सेहत पे? सर बहुत फर्क पड़ेगा। बता दी, आप बता दीजिए सर, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मालूम होता आप बता दीजिए, मैं आपको अपडेट। सर मेरी बात सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने उनकी आर्थिक सहायता रोक दी। आप ये देखिए, आप जम्मू कश्मीर, आप चाइना के ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ? चाइना के ब्रिक्स सम्मेलन पहली बार उसने माना, चाइना ने माना कि पाकिस्तान की धरती का प्रयोग, और पाकिस्तान को चाइना ने फंडिंग रोक दी। सर पाकिस्तान ने चाइना की फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान को समर्थन करने वाला देश, पाकिस्तान का समर्थन करने वाला देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मान रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ से आतंकवाद को पनपाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माने जाते हैं। आप पहली बार नहीं माना ये? सर नहीं, चाइना ने कभी नहीं माना। ये तो आप लोगों के, सर चाइना ने कभी नहीं माना। सर पहली बार माना है। शाम जी मैं तो आपसे जानना चाहूंगा। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। चलिए मैं श्याम जी, आप कुछ कह रहे थे इस पूरे मुद्दे पर। जी देखिए कि ये जो पटेल साहब की बात कर रहे हैं, तो देखिए जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस पार्टी संगठन का चुनाव हुआ था, तो पटेल को ही सबसे ज्यादा मत मिले थे, नेहरू जी को नहीं मिले थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, देश नहीं टूटना चाहिए, देश बना रहना चाहिए, इसलिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके कैबिनेट में गृह मंत्री बने। तो ये बात तो अलग है। लेकिन आज हम उस बात को लेकर के ये कहें कि आज हमारा देश कमजोर इसलिए हुआ, नहीं। आज हमारी स्थिति देखिए, आप सुनिए अमित जी, आप ये तो मान के चलिए कि सेना को हम क्यों नहीं देना चाहते हैं श्रेय? हम अपनी पार्टी हम तो दे रहे हैं सर, हम तो कह रहे हैं सेना नहीं किया। हम तो कहा कि सेना नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली सार्वजनिक मीटिंग में कहा देश की सेना के शौर्य को सलाम। आप ही के पास आऊंगा, जवाब आप ही लोगों को देना। जरा सुन तो लीजिए, तो सेना को सुन तो लीजिए। पार्लियामेंट वाली बहस सुनी क्या इस मामले में? अगर सुनी हो तो फिर आप बता दीजिए वहां किस प्रकार की घटना घटी। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं, सेना ने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज को उजागर क्यों किया जा रहा है? हमारी गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि सेना ने पहली बार ये सारी चीज नहीं की।
सेना बार बार समय समय पर ये सब कुछ करती रहती है। इसी का परिणाम है कि आज बॉर्डर सुरक्षित है। बॉर्डर सुरक्षित हो सकता है क्या? सेना का मनोबल बढ़ा, मनोबल देश की जनता का मनोबल बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने आपको किसी भी तरह से आपकी बात को लेकर हम कटौती करने जा रहे हैं आगे वाले बजट में, क्योंकि हमारे पास अरे सर बजट आने दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, पैसा कम बिल्कुल नहीं होगा। पहली बार देश में गोला बारूद की कमी नहीं है, बिल्कुल। आप ये मान के चलिए पहली बार जो इतनी कमी चल रही गोला बारूद में, सरकार को विशेष ध्यान दे रही है सेना के लिए। बात तो सुनिए सही, आप इस बात को क्यों लेके आ रहे हैं? सीएजी की रिपोर्ट को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि 10 दिन का असला भी हमारे पास में नहीं बचा, इसका जिक्र मत करिए। मुझे लगता है कि इन चीजों को डिस्क्लोज करने का कोई फायदा भी नहीं होता है जी। कि हमारी अभी आपने कहा सीएजी की रिपोर्ट, ये तो सीएजी को कपिल सिब्बल की तरह आप भी खारिज कर रहे हैं, जो कपिल सिब्बल ने उस वक्त कहा कोई स्पेक्ट्रम में घाटा नहीं हुआ, जिसके बाद में परिणाम खरीदी गई, अभी खरीदी जा रही है। आप ये सर आप तो ये बताइए कि आप फिर आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जब सीएजी की रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि आज हमारे पास में 10 दिन के भी गोला बारूद नहीं बचा है जिससे हम युद्ध कर सके। सर पहली बार देश में आप ये मान के चलिए हथियारों को लेकर विशेष रूप से सरकार जागरूक है। आप ये मान के चलिए लगातार सरकार 125 ऑफिसर, संदेह नहीं है सर, कौन सवाल खड़ा कर रहा है? अमित सरकार पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। आप लोग जो श्रेय लेने की होड़ होती है तब श्रेय लेने की होड़ नहीं है, चिंता पे डिपेंड करता है कि आप चिंता होगा तो सारी चीजें खत्म करके सबसे पहले सेना को सजग करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। आपकी सेना एक और अपडेट कर देना चाहता हूं, आप कभी भी जाकर के निकाल लीजिए किसी भी मुल्क का, नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान का भी आप देखिए, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, आप एनालिसिस करके देखिए किसी भी मुल्क में रक्षा बजट पे सर्वाधिक पैसा खर्च होता है, किसी भी मुल्क में, किसी में भी आप चले जाइए। कोई एजुकेशन पे इतना नहीं होता, आपके दूसरे संसाधनों पर नहीं होता जितना बजट डिफेंस पे खर्च किया जाता है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हम ऐसा है कि हिंदुस्तान आउट ऑफ द वे जाकर के और डिफेंस पे हम बजट कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं, आप देखिए हमारा 1.5% जीडीपी का 1.5% हमारा खर्च होता है, चाइना में 3.5% होता है। तो ये मुझे लगता है कि सेना पे आप लोगों को ना श्रेय ना किसी को सहमा, पाकिस्तान में चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ श्रेय नहीं है, सेना को ही सलाम है। बार बार हम तो कह रहे हैं सेना को ही सलाम है, सेना के शौर्य को ही सलाम है। इसमें कोई हम बना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं सारा श्रेय सेना का ही है। नहीं बिल्कुल, हम तो पहले ही मानते थे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भाई। एक बात बताना चाहता हूँ, आप ये जो बार बार ये बोलते हो ना, पहली बार देयर इज नथिंग, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बस ये तो बात है। आप इतना कह दो कि पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके लिए सारा कुछ पहली बार है। उनका मेरे ख्याल से फॉरेन विजिट भी पहली बार है एज ए प्रधानमंत्री। कोई प्रधानमंत्री गया नहीं फॉरेन में कभी। सर देखिए डिपेंड इस बात पे करता है, मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार कोई नहीं है। ये सरकार मोदी जी आए चाहे नेहरू जी आए, कोई आए, सरकार कोई एक नेता से नहीं बनती है, सरकार चलती है उनके अपने पॉलिसी विचारों चलती है। तो इस तरह आप सर पहली बार देखिए, मैं बताता हूँ आपसे क्या उम्मीद थी हमारी और आपसे हमें क्या मिला, आप ये जानिए, ये शायद ना जाने। हमें आपसे उम्मीद थी कि जो डिफेंस का हायर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी हेडक्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका जो तालमेल है वो शायद बीजेपी आके इसको कर सकती है। और जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बनेगा, सीडीएस, जिसको रेकमेंड 3-4 कमेटियों ने रेकमेंड किया है कि ये होना चाहिए। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एक आर्म्ड फोर्सेज को एक किस्म का डिपार्टमेंट माना हो, रेलवे की तरह, पोस्टल की तरह और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह। ऐसे कोई डिपार्टमेंट, ये इट्स नॉट ए डिपार्टमेंट, इट इज ए मिनिस्ट्री। वी आर पार्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री इन एनी कंट्री। आप अमेरिका में देख लो, चाइना में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, किसी भी देश में देख लीजिए, जो आर्मी हेडक्वार्टर होता है वो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है। आप 2 साल से वो पहले रेलवे में काम कर रहा था, फिर पोस्टल में काम किया, फिर कहीं कर रहा, फिर मिनिस्ट्री में आ गया, और ऑल ऑफ ए सडन डिफेंस मिनिस्ट्री में 40 साल तक एक ऑफिसर रहता है। उसके तजर्बा, उसका 2 साल का वो इतना कोई जादू है क्या उसके पास कि ही विल अंडरस्टैंड टेक्निकल इश्यू? इतने हैं साहब हर एक डिपार्टमेंट के, मैं आर्मी की नहीं कह रहा, रेलवे में भी जाएगा तो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं। तो आप इसको इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बनाने के लिए कुछ किया है? नहीं किया। नंबर 2, आपने आर्म्ड फोर्सेस के मोराल के लिए बात करते हैं, आपने फ्री हैंड देने की बात करते हैं। हमारा तो फ्री राशन मिलता था ऑफिसर्स को, वो बंद कर दिया आपने। आप हमारी तो फ्री हैंड तो ये किया आपने हमारे लिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर लवल आप ये है कि 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले जो शौर्य किया गया था उसको हम फिर एक बार सैल्यूट करते हैं, और इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे पास में क्या है क्या नहीं है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जब बखान होता है तो लगता है कि सत्ता पक्ष इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, और वहीं से पॉलिटिक्स के बीज अंकुरित होते हैं, प्रतिपक्ष उस पर काउंटर करता है, जो मुझे लगता है कि सेना को इसमें घसीटा नहीं जाना चाहिए।
और हमें सबक भी लेना चाहिए कि क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं, आप उन पे करिए, एक्सरसाइज करिए, आप उन्हें बनाने की कोशिश करिए, बट डिफेंस को नहीं। मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है और मुद्दा बहुत ही हमारे पास में गंभीर था, लेकिन खास खबर को यहां विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।